नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज का सच सरकारों की आंखें खोलने वाला है। आज का सच सरकारी वायदों की पोल खोलने वाला है। आज का सच हमारे देश की सिस्टम की भी पोल खोलने वाला है। सरकारें दावा करती हैं, वायदे करती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए काम करती हैं और खास तौर से गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनको ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बनाती हैं। लेकिन असल में ग्राउंड पर ऐसा है कि जो दावा सरकार करती है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुछ गांवों का हाल तो हमने देखा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लचर सिस्टम की बानगी ऐसी है कि पूरा का पूरा गांव डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हमें लगा यह सच आप तक पहुंचाना चाहिए। अपने घर की गर्भवती महिलाओं के लिए डरा हुआ है, सहमा हुआ है और उनके अजन्मे बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर के डरा हुआ है। सवाल यह कि एमपी के गांव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं ने सरकार के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला हुआ है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं की मुहिम के बाद सत्ताधारी दल के सांसद ने कहा, गांव में तो सारी सुविधाएं हैं। उस दावे और उन सुविधाओं की असल हकीकत सच्चाई क्या है, देखिएगा जरा। और महज 10 किलोमीटर की सड़क बनाने में सरकारों के पसीने क्यों छूट रहे हैं। वहीं दूसरी स्टोरी, दूसरी कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके बच्चे के भविष्य से ही जुड़ी हुई, उनकी पढ़ाई से जुड़ी। मुगल महान थे या आक्रांता थे? एक बार फिर से यह बहस शुरू हो गई है, क्योंकि 8वीं क्लास के बच्चों की किताब में कुछ ऐसा बदलाव किया गया है जिसको लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद छिड़ गया। तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। जिस दिन फर्स्ट एपिसोड था ना, जो कहेंगे सच कहेंगे का, हमने आपसे इस शो के पहले दिन एक वायदा किया था कि ना तो हम एजेंडा चलाएंगे, ना ही हिंदू मुसलमान जैसी किसी गैर जरूरी मुद्दों को हवा देंगे। अपने शो में सिर्फ और सिर्फ कोशिश हमारी यह रहेगी कि आपसे जुड़ी, आपके मुद्दों से जुड़ी और आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ी खबरें दिखाएं और उसका विश्लेषण, उसका फॉलोअप भी हम करें। अपने वायदे के मुताबिक आज भी हमने आपके लिए एक ऐसी रिपोर्ट लेकर के आए हैं, एक ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं जो सीधा आपसे कनेक्ट करती है। और यह अतिशयोक्ति होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि ये देश की हर मां से कनेक्ट करती है, उससे लगाव रखती है। दरअसल कल का एपिसोड आपने देखा होगा। कल हमने आपको एमपी के सीधी जिले के खड्डी खुर्द गांव की एक रिपोर्ट दिखाई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और उसी गांव की रहने वाली लीला साहू नाम की गर्भवती महिला की एक अदद सड़क के लिए सरकार से गुहार लगाते का वो वीडियो था जो वायरल हो गया। उनकी वीडियो ने सारे एमपी के सरकारी सिस्टम को हिलाकर रख दिया। वो भी हमने आपको दिखाया। आज उसी कड़े को आगे बढ़ाते हैं, आपको लीला साहू के घर लिए चलते हैं। लीला साहू की जो मांग है वो किस जगह की है, वहां लिए चलते हैं। लीला साहू का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय सांसद राजेश मिश्रा, उन्होंने कह दिया सब सुविधाएं हैं। आज उनसे भी हमने सवाल पूछा। न्यूज 24 की टीम ने उनसे खास बातचीत की। पहले आपको सुनवाते हैं, फिर सांसद महोदय के दावों का रियलिटी टेस्ट बताएंगे। हम पूरी डिटेल रिपोर्ट के साथ वहां पहुंचे हैं। पहले सांसद महोदय ने क्या कहा था, ये देखिए। हमारे यहाँ हम एम्बुलेंस कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कहीं पूरे देश में ऐसा कहीं हुआ है, और गरीबों के लिए जिनके पास आयुष्मान कार्ड जरूरत पड़ने पर होता है, एयर एम्बुलेंस है कि नहीं है, आपने भी सुना, देखा भी होगा आपने। फिर हमारे यहाँ जननी की गाड़ियां रहती हैं, हमारे यहाँ 108 की गाड़ियां हैं, जरूरत पड़े पर 100 नंबर पुलिस की गाड़ियां हैं। हमारे यहाँ गांव में आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमारी ये नाम है। हमको उनको विश्वास तो करना पड़ेगा ना, वो भी तो महिलाएं हैं ना आखिर। उनको विश्वास तो करना पड़ेगा ना, वो भी तो महिलाएं हैं, नहीं तो जरूरत पड़ेगी तो उठवा लेंगे। ये भी कहा था सांसद जी ने, बाद में सफाई दी थी। सांसद जी, गांव के लोग महिला, आशा कार्यकर्ता, इन सब पर तो विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आपने सब मुहैया करवा रखा है,
हम मान लेते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा भी आपने दे रखी वहां पर, हमने इसका भी मान लिया। लेकिन सांसद जी, एम्बुलेंस चलेगी कहां? वो वीडियो में क्या कह रही महिला? सड़क है ही नहीं है, देखिए तस्वीर। हम पहुंचे वहां तक जहां सरकार नहीं पहुंची, सड़क ही नहीं है। अब ऐसे में जब गांव तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, तो सरकार की एम्बुलेंस सुविधा, बाकी गाड़ियां, ये सब यहां पहुंचेंगी कैसे? बीजेपी सांसद महोदय के दावों की सच्चाई जानने के लिए हमने आपको पहले बताया, हम ग्राउंड पर उतरे। ऐसे नहीं, महिला सिर्फ वीडियो बना रही थी, सांसद महोदय कह रहे थे सब गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस है, ये हुआ। हम ग्राउंड पर उतरे। न्यूज 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव और उनकी टीम एमपी के सीधी जिले के उस गांव में पहुंची। उसी सड़क से किसी तरीके से वो पहुंची, ग्राउंड जीरो पहुंची। सड़क की सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, सांसद महोदय तक पहुंचाने के लिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले का एक गांव जो खड्डी खुर्द है, जहां की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक आवाज उठाई सड़क को बनवाने की, जिसका नाम है लीला साहू, जो गर्भवती है और गांव की और भी महिलाएं गर्भवती हैं। उनकी समस्या यही है कि ये जिस सड़क पर मैं चलता दिख रहा हूं, ये सड़क अब किसी भी तरह से पैदल चलने के अलावा यहाँ पर कोई वाहन नहीं चल सकता है। पैदल चलने में भी मुझे तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो यही है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कच्चा रास्ता है, पीछे दूर तक भी अगर रास्ते को देखेंगे तो यहाँ पर इसी तरह का रास्ता दिखेगा। ये जो है 3 किलोमीटर का ये हिस्सा है, दूसरी तरफ का और 7 किलोमीटर का अगला हिस्सा है। एक जो है गजेड़ी इसके आगे है, और गजेड़ी के इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये है जो इलाका है, जो यहाँ पर खड्डी खुर्द जो पीछे का हिस्सा है, उसी का एक गांव है। आप जो देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे सड़क पर आप देखिए सड़क की स्थिति, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे यहाँ से निकला जा सकता है। क्योंकि ये पूरा मार्ग है जो खड्डी खुर्द से लेकर सेंधवा, और सेंधवा के अलावा ये पूरा रास्ता जो है अलग अलग हिस्सों से होते हुए बगैया टोला से होते हुए उसी तरफ जाता है। और इसीलिए इस पर लगातार ये मांग उठ रही है कि इस रास्ते को दुरुस्त किया जाए। जो गांव है जिस पर जो सुर्खियों में है, वो गांव है यहाँ पर खड्डी खुर्द, और खड्डी खुर्द गांव तक का अभी सफर हमने कुछ जो किलोमीटर का सफर तय किया है इस बाइक से, और अभी आप बाइक यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। रास्ता देखिए बिल्कुल पूरा खराब है, जो आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। यहाँ से गड्ढे हुए हैं सर, क्या करें? इसके आगे बाइक नहीं जा सकती है, पैदल जाना पड़ेगा। पैदल जाना पड़ेगा। और कोई तरीका है? पीछे तो वहाँ से गाड़ी भी नहीं आ रही है, वहाँ से गाड़ी नहीं आ रही है, और बाकी पैदल चलना पड़ेगा। बाइक को लगा देते हैं साइड में। अब बाइक को लगाओ, हम पैदल थोड़ा चल के देखते हैं। और कोई रास्ता तो है नहीं ना, यही रास्ता है सीधा। तो देखिए इस रास्ते को अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता पूरा देख रहा है कि किस हालत में है। बहुत मुश्किल से हम बाइक लेकर आए, लेकिन इस मुश्किल सफर में आने में हमें बहुत दिक्कतें हुई। कई जगह हमको रुक के आना पड़ा, लेकिन अभी की स्थिति में अब यहाँ से रास्ता जो है वो पैदल हो चुका है। पीछे के रास्ते पे जहां हमने बाइक को छोड़ा था, उसके बाद अब यहाँ से हमारा सफर जो है पैदल शुरू हुआ है। अब हम गांव में पहुंचकर जानेंगे हालचाल कि यहाँ के लोगों को आखिरकार इस तरह की जो दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत के चलते इस रोड और की जो समस्या है, उसका समाधान आखिरकार अब तक क्यों नहीं निकल पाया। बर्बाद सड़क का समाधान तो दूर की बात, इस खस्ताहाल सड़क की वजह से इसी खड्डी खुर्द गांव का एक परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। अभी 1 महीने पहले की ही बात है, एक परिवार में 2 महिलाएं गर्भवती थी। एक महिला का अचानक 2 बजे उसे पेन होता है, प्रसव पीड़ा उठती है। अस्पताल तक जाने के लिए रास्ता खराब होने की वजह एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती है। रास्ते की वजह से कोई और दूसरा साधन भी हॉस्पिटल तक जाने की हालत में था ही नहीं। लिहाजा महिला और उसका अजन्मा बच्चा तड़पते रहे। बच्चा इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। इस परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। दूसरी महिला ने किसी तरह बच्चे को तो जन्म दिया, लेकिन 15 दिन के अंदर बच्चा भी नहीं बच सका। सही इलाज ना मिल पाने की वजह से काल के गाल में समा गया। आपको
इस परिवार की कहानी भी बताते हैं, इसका दर्द भी बताते हैं, सुने। इस गांव में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मौत और हो चुकी हैं और उसकी वजह भी ये सड़क और यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हैं। राम प्रकाश साहू और संतोष साहू का ये घर है, दोनों भाई हैं और इसी घर में राम प्रकाश साहू की पत्नी और उसके पेट में पल रहे नवजात की मौत होती है और साथ में जो संतोष साहू की जो पत्नी है सीमा साहू के नवजात की मौत भी होती है और इसी वजह से क्योंकि उनको इलाज नहीं पहुंच पाया, गर्भवती महिला जो है उनको इलाज नहीं मिलने के बाद ये स्थिति है। इस गांव की माता जी हैं, उनका नाम क्या है माता जी अपना? राजवती। आपके घर में दोनों बच्चे, दोनों बेटे हैं। अब उनके यहाँ जिस तरह की घटना हुई 1 महीने पहले, क्या हुआ आप? उनका घटना हो गया, रात के बीमार भे विराम से 2 बजे रात बिटिया उतरी, बिटिया मर गए, महतारी मर गए। अब यह कौन है, वाहन है का है, तो अब का किन ले जाए, यहाँ तो बहाने नहीं आम है, अब का करी। हाँ यह समस्या है, रोड लाइन के नहीं आता, उन्हें से समस्या है। अब हमार बहू चली गई, नातिन चली गई, अब का करी। अब क्या नाम है आपका? सीमा। आपको क्या दिक्कत हुई थी 1 महीने पहले के आसपास? क्या हो गया वैसे हुए भाग के अब पिटाया लग रहा था, वहाँ एम्बुलेंस में फोन लगान था, वे नहीं भी तब उनका गवे नहीं भान, जब नहीं गन तो ही वो निर्धारित ही मरी की रोड अब की चल रहा तो नहीं आई। इसी घर के एक सदस्य हैं, आपका क्या नाम है? राम प्रकाश साहू। आपके बताया जाता है कि आपकी पत्नी और जच्चा, क्या नाम है? पत्नी ममता साहू है, उनका बच्चा भी है, वो भी दोनों खत्म हो गए। कब की बात? अभी 1 महीना पहले। इसी घर में मतलब 15 दिन हाँ, के 15 दिन के अंतर्गत दोनों खत्म हो गए। तो आपको आपने क्यों कोशिश नहीं की? यहाँ से एम्बुलेंस नहीं आ पाई या फिर हमने तो बहुत किया कोशिश, एम्बुलेंस वाला फोन लगाए तो बोला आएंगे ही नहीं, उधर कच्ची रोड है। अब क्या कर सकते हैं भाई, 2 बजे रात में क्या कर सकते हैं? अपने पास तो गाड़ी वाहन है नहीं, चलो हम लेके भाग जाएंगे। जहाँ खुशी आने वाली होती है, खिलखिलाने वाली होती, किलकारी आने वाली होती, उसी वक्त अजन्मे बच्चे की मौत हो जाए, जाहिर सी बात है यह दर्द बयां नहीं किया जा सकता। अब यही डर गांव की दूसरी महिलाओं को भी सताने लगा, अब भी सता रहा है। और जो इस वक्त गर्भवती महिलाएं हैं इस गांव में, कुछ ही दिनों में बच्चों को जन्म देने वाली हैं, उनमें से एक लीला साहू भी है, जो पिछले कई महीनों से अपने गांव में एक अदद सड़क बनाने के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रही है। न्यूज 24 की टीम जब खड्डी गांव पहुंची तो लीला साहू और उनके साथ कई महिलाओं का भी डर छलक आया। देखिए, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर खड्डी खुर्द एक गांव और उसी का एक हिस्सा है बघैया टोला, जहां से सड़क की लगातार मांग उठा रही है गर्भवती महिला लीला साहू, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। लेकिन ये मांग सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब और भी गांव की महिलाओं ने इसी की मांग की है कि ये जो मेरे ठीक पीछे दिख रही ये सड़क है, इस सड़क को बनाया जाए। ये जो पीछे का हिस्सा है ये करीब 7 किलोमीटर का हिस्सा है और इसके जहाँ से मैं चलकर आया हूँ वहाँ से 3 किलोमीटर का, यानी करीब 10 किलोमीटर का ये सड़क है जहाँ से चलना मुश्किल होता है। इसलिए गांव की गर्भवती महिलाएं, यहाँ करीब 6 गांव गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने भी मांग की है कि उनके साथ किसी तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि रीवा में जिस तरह का देखने को मिला है कि एक सड़क और पुल पर पानी की वजह से गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, इलाज नहीं मिल पाता समय पर। इस गांव में भी इस तरह की घटना हुई है। लीला साहू हमारे साथ खुद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है आपको, अभी कुछ उम्मीद है कि यहाँ हम सरकार से यह कहा चाहते कि हमरे यहाँ के रोड बनवा दी जाए। साल भर से जब हम अपने तरीके से अपना का कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के रोड बनवा दी जाए, हमारे यहाँ कोनो सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, पास में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर तक नहीं आई। और कहा था कि ये आशा कार्यकर्ता हमारे यहाँ है तो आशा कार्यकर्ता का डिलीवरी करावा थे, वो आशा कार्यकर्ता खाली आंगनबाड़ी में बैठे थे। सांसद जो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने लगातार कोशिश की है, 2024 में जब सांसद बने थे 3 महीने बाद उन्होंने एक पत्र लिख दिया। अब वो उन्होंने एक आखिरी पत्र और लिखा है 9 जुलाई को प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को कि भाई यहाँ पर काम शुरू किया जाए। तो कोशिशें हो रही हैं,
आपको क्या लगता है? तो हमें यही लगता है कि जब सरकार, कोई भी सरकार, सीएम या पीएम, किसी रोड से उनको निकलना हुआ ना, रातों रात सड़क बन जाती है। जब हम लोगों के लिए एक गरीब आदमी के लिए क्यों नहीं बनती है? एक नहीं, हम लोग कितने लोग यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ पूरी जनता 400-500 लोग बसे हुए हैं, तो उनके लिए रोड नहीं बन सकती है, उनके लिए सुविधा नहीं हो सकती है। खाली सीएम और पीएम रात के लिए, अगर रात भर में ही उनके लिए बन जाती है, खाली एक दिन के लिए रोड। आप बताइए कि हम लोगों की, हम तो 6-6 महीने प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, अब हम लोग कैसे निकलेंगे इस रास्ते से? खाली कागज में कार्रवाई हो रही है और अभी तक रोड नहीं बनी। साल भर हो गए, हम अपने तरीके से ही, जब सोशल मीडिया से ही आपको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ की हकीकत ऐसी है, आप तो देखने आ नहीं रहे हैं। जब आपको चिल्ला चिल्ला कर बताया जा रहा है कि ओ सांसद जी, हमरे यहाँ की हालत देख ले, हमरे यहाँ के रोड बनवा दी, तो अपना का नहीं दिखाता है। अपने अबे के तो व्यवस्था कर दी जौने ये रोड से हम बच्चे निकल सकी, अब कोनो गाड़ी वाहन आ सके, नहीं तो हम बच्चे कैसे जाब हॉस्पिटल? अब बताइए, यहाँ से ही हमें बताइए कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाए का पड़ी, छोटा सा, और यहाँ तो है नहीं है, कोनो सुविधा है नहीं, कोनो डॉक्टर है नहीं है, तो हम बच्चे क्या करब? 30 किलोमीटर दूर है ना जाब, रामपुर नैकिंग जाब, तब जाके हमारे बच्चे की डिलीवरी हुई। जब एक प्रेग्नेंट लेडीज का ही रात में दर्द उठा और यहाँ गाड़ी ना आवे के चलते, रोड खराब है तो गाड़ी नहीं आवा, तो यह वजह से ही उनका मौत हो गया है। तो यह डर सबका सता रही कि अब का हुई। ओ मोदी जी, देखी नियान के हालत कितना खराब हो गया है। जब अपना हम साल भर से चिल्ला रहे हैं कि हमारे यहाँ के रोड बनवा दे, अपना 29 के 29 सीट से जिता दीन गहा, यहाँ के 29 के 29 सीट से सांसद बने हैं, तो अपना हमें मध्य प्रदेश के ही रोड नहीं बनवा सकी। तहन 10 किलोमीटर की तो रोड है, ऐसे बड़ी तो है ही नहीं है। अपना तो नेशनल हाईवे बनवाए थे, कम से कम हमारे यहाँ के 10 किलोमीटर की रोड बनवा दी, तो यहाँ की कितने जान बच जाही। और नहीं तो ही यह जैसा हालत है ना, तो यहाँ दुनिया में बच्चा आवे से पहले ही काज निकाह हो जाई। कि बच्चों के इलाज कराने के लिए फिर कितनी दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर जाना पड़ता है। यहाँ है तो कोई सुविधा नहीं है, ना डॉक्टर की यहाँ रूम है, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यहाँ तो गाड़ी नहीं आ रही है बच्चे के लिए। मेरा लल्ला बहुत ही तबीयत खराब है, तो किसी यहाँ दवाई नहीं होती है। हड्डी जगह तबीयत खराब हो तो कैसे गाड़ी एक नहीं चलती है कि कैसे जाएं? पैदल जाते हैं, तबीयत ज्यादा खराब है तो पैदल जा नहीं सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये रोड बन जाए। हमारे रोड के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते जाते हैं, खड्डी अभी कस के जाए, ये पानी भर देता तो साइकिल नहीं चल पा रहे। इसी गांव की एक और गर्भवती महिला है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उर्मिला साहू है। हमें भी डर लग रहा है कि हम लोग कैसे जाएंगे। तो बिल्कुल गांव की महिलाएं हैं जो अलग अलग तरह से बात करती हैं। उनका कहना है कि अब डर है। डर इस बात का है कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, इलाज समय पे नहीं मिलेगा तो दिक्कत है, समय पे अगर अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे सड़क की वजह से तो दिक्कत है। तो सरकारी दावों के मुताबिक खड्डी खुर्द गांव के पास एक स्वास्थ्य केंद्र है। महिला जो कह रही थी, हमारी टीम अब उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी पहुंची। वहां जाना है ना। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव से तकरीबन है 7 किलोमीटर दूर। अब यहां की व्यवस्था मानो भगवान भरोसे है, यहां पर इलाज करवाना, क्योंकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर की नियुक्ति है, वो भी किसी दिन अस्पताल में आते हैं। डॉक्टर के अलावा एक कंपाउंडर और एक नर्स का स्टाफ यहां दिया गया है। ऐसे में जब किसी मरीज की हालत खराब होती है तो उसे जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। पहले तो यहां तक पहुंचना, फिर जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। जहां तक पहुंचना ही इस गांव के लोगों के लिए किसी जंग के बराबर है। इसका हाल भी देखिए। जब बात गर्भवती महिलाओं की हो और सड़क और स्वास्थ्य की हो तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार गांव में जब सड़क नहीं होती और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र का हालात क्या होता है। इस वक्त मैं हूं खड्डी जो जगह है, गांव जो कि सीधी जिले में आता है, और सीधी जिले का यही वो खड्डी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं तस्वीरों में। ये इसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूर खड्डी खुर्द जो जगह है, गांव जहाँ की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, लीला साहू खुद गर्भवती है, उन्होंने इस तरह की सड़क की मांग की है क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाता। इसका हवाला देते हुए कहा है कि वो गांव से यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अगर 5 किलोमीटर जो कच्चा रास्ता है जो हम जिसकी मांग लगातार बनाने की जा रही है, अगर वो यहाँ से सबसे पहले इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अगर आएंगी तो यहाँ की आपको बता दूं कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर जो होना चाहिए डॉक्टर वो यहाँ पर अभी तो मौजूद नहीं है, जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है खड्डी का, और
ये यहाँ पर बना तो पूरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ बात करेंगे यहाँ जो भी स्टाफ है। अभी कोई है यहाँ पर? आपका नाम क्या है भाई साहब? बालेशेखर पांडे। क्या है आप यहाँ पर? कंपाउंडर। अभी कौन है यहाँ पर डॉक्टर? डॉक्टर विकास सिंह चौहान। अच्छा, वो अभी है नहीं यहाँ पर? कहाँ है? अभी रामपुर में है। रामपुर जी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उस तरफ। यहाँ कब कब आते हैं डॉक्टर साहब? एक ही डॉक्टर है यहाँ पर? एक ही डॉक्टर है। तो ये देखिए यहाँ पर जो कंपाउंडर है, इसके अलावा यहाँ पर एक सिस्टर भी हैं, नर्स हैं जो स्टाफ में यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेंगे। लेकिन जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर है नहीं। और जी, क्या नाम है मैडम आपका? दीपिका सीलू। जी, क्या काम करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स की पोस्टिंग में हूँ। जैसे डिलीवरी केस या एनसी वगैरह आती हैं तो उनकी जांचें करती हूँ और डिलीवरी यानी करवाते हैं। इमरजेंसी में स्टाफ नहीं है यहाँ, जैसे 24 घंटे अभी मैं ही कर रही हूँ, तो स्टाफ की ज़रूरत है। वैसे अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब यहाँ हैं तो यहाँ पर एक कंपाउंडर हैं, नर्स हैं जो कि 24 घंटे ड्यूटी करती हैं। ड्यूटी पर एक डॉक्टर हैं जो कि यहाँ से काफ़ी दूर रामपुर नेकिन में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पर सिर्फ 2 दिन यहाँ पर इलाज करने पहुँचते हैं। तो ये स्थिति है इस गांव की। और ऐसे ही बाकी गांव के या वहाँ पर बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हालात क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि एमपी के इस गांव की गर्भवती महिलाओं और मासूम बच्चों की जान सरकार की नजरों में कितनी अहमियत रखती है, क्योंकि सीधी के खड्डी खुर्द गांव में जो सड़क बनाई जानी है, वो सड़क की जो टोटल लंबाई है वो लगभग 10.50 किलोमीटर है। लगभग 10 किलोमीटर का एक पट्टी कह सकते हैं। और उसके मुताबिक जो अनुमानित लागत आनी है, जो कॉस्ट है 754.79 लाख, यानी कि आप कुल मिलाकर के अंदाजा लगाइए लगभग जो है वो 754 लाख, यानी कि 7 करोड़ 54 लाख के आसपास। 7 करोड़ वो अमाउंट होता है जो यहां पर कोई छोटी सी रैली हो, छोटा सा फंक्शन हो, छोटा सा कोई सरकारी कार्यक्रम हो, उसी में वैसे ही लग जाता है। 7 करोड़ के लिए ये महिलाएं इस तरीके से जंग कर रही हैं, डरी हुई हैं। इसलिए ये सच आपके लिए लेकर आना बहुत जरूरी था। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको आगे ले चलते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। अब आपको एक ऐसा वीडियो विश्लेषण हम दिखाएंगे जो इतिहास से जुड़ा है। भारत में इतिहास की पढ़ाई सिर्फ घटनाओं को जानने तक सीमित नहीं रही है। अब उसे पढ़ाया कैसे जाए, इस पर भी अक्सर विवाद रहा है, बहस रही है, खास तौर से जब चैप्टर आता है मुगलों का। मुगलों को लेकर स्कूली किताबों में अक्सर बदलाव होते रहे हैं। कभी मुगलों को भारत का गौरवशाली शासक भी बताया गया इन्हीं टेक्स्ट में, तो कभी विदेशी आक्रमणकारी के रूप में दिखाया गया। अब एक बार फिर से किताबों की भाषा और नजरिया दोनों बदले गए हैं। क्यों? यह है रिपोर्ट। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं की किताब में मुगल काल पर चैप्टर में कई बदलाव किए हैं। 8वीं की सोशल साइंस की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान, क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। यह किताब 25-26 के एकेडमिक सेशन से लागू होगी। आपको बताते हैं एनसीईआरटी ने नई किताब में क्या बदलाव किए हैं। अब बाबर को क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा बाबर भारत में सत्ता विस्तार की कहानी और अधिक आक्रामक अंदाज में इसे बताया गया है। सिर्फ मुगल साम्राज्य का संस्थापक बताया जाता है। फिर आता है अकबर के बारे में नई किताब में लिखा गया है कि वो क्रूरता और सहिष्णुता का अजीब सा मिश्रण था, यानी कि सबसे पहले उदार शासक और धार्मिक सहिष्णुता, और उसके बाद वो क्रूर हो गया। वहीं औरंगजेब को अब क्रूर और अमानवीय शासक बताया गया है, जिसने मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। पहले की किताब में सिर्फ उसकी धार्मिक नीतियों का जिक्र था। फिर जहांगीर और शाहजहां को कला और वास्तुकला का संरक्षक बताया गया है। शाहजहां को कहा गया कि ताजमहल का निर्माण किया गया था, तो ताजमहल जो है वास्तुकला में माहिर था। इसके साथ ही बताया गया कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में बारूद और तोपखाने की मदद से इब्राहिम लोदी को हराया। दिल्ली सल्तनत जो थी इब्राहिम लोदी की, उसका अंत कर दिया। यह भी बताया गया कि शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में औरंगजेब ने अपने भाई, ये पहले नहीं था, दारा शिकोह को मार दिया और अपने पिता को बंदी बना लिया। अब जब यह बात सामने आई कि अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता दोनों का मिक्सचर बताया गया है, तो सवाल यह है कि आखिर
अकबर को क्रूर और सहिष्णु दोनों क्यों बताया गया, इसे समझने के लिए जब हमने एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में अकबर पर दी गई जानकारी को खंगाला तो हमें कई रेफरेंस मिले। आपको किताब में अकबर के बारे में दी गई दोनों तरह की बातों के बारे में बताते हैं। पहले अकबर के क्रूर चेहरे के बारे में किताब क्या लिखती है, ये देखिए। हमने काफिरों के कई किले और नगर जीत लिए और वहां इस्लाम की स्थापना कर दी। अपनी रक्त पिपासु तलवार से हमने उनके मन से अधर्म के निशान मिटा दिए। उन स्थानों और संपूर्ण हिंदुस्तान के मंदिरों को भी नष्ट कर दिया। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुसार स्कूल की ये नई जो पब्लिश बुक्स हैं, अब तक क्लास 1 से 4 और क्लास 6 से 7 के लिए किताबें जारी कर चुकी है। 5वीं और 8वीं के लिए किताबें अब उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन 8वीं की किताबों में मुगल इतिहास में बदलाव को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कह रहे हैं। लोगों को अपने धर्म में जबरन लाकर इस्लाम मनवाता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा मुझे शर्म आने लगी। जब मैं स्वयं मुस्लिम नहीं था तो दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना गलत था। तो ये अकबर क्रूर और अकबर सहिष्णु कैसे था, तो ये दूसरा पक्ष जो है वो हमने आपको पहले दिखाया। अब इस पर सियासत हो रही है, क्या कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और क्या कह रहा है कांग्रेस, वो भी सुन लेते हैं। इनकी सरकार की मंशा क्या है? ये भाईचारे को खत्म करना चाहते, देश के एकात्मता को खत्म करना चाहते, आपस में दो रिलीजन्स को लगाना भिड़ाना चाहते। जो नया प्रावधान उसमें क्या है, तो ये ठीक नहीं है। ये देश की नींव सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने की है। जो इस समय सत्ता पर आसीन है संगठन या विचारधारा, वो इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे, ये जग जाहिर है, छिपी हुई चीज नहीं है। हालांकि कोई भी विकसित देश और विकसित समाज तभी विकासोन्मुख हो सकता है जब इतिहास को यथार्थ के संदर्भ में ले। लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये एक बहुत ही निराशाजनक स्टेज आ गया है, जब कि ऐसे लोग सत्तासीन हो गए हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखवा रहे हैं। ये पार्ट 1 है एनसीईआरटी की किताबों में पहली है, जो छात्रों को मुगल काल के अलावा दिल्ली सल्तनत के बारे में बताती है। पहले छात्रों को 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच के इतिहास के बारे में 7th क्लास में पढ़ाया जाता था। उस किताब में इन बातों का जिक्र नहीं था। एनसीईआरटी ने कहा कि भारतीय इतिहास का यह दौर, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा शामिल है, अब 8वीं में पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया है, ताकि छात्रों को तथ्यों के साथ चीजें बताई जा सकें और उन्हें असल इतिहास क्या है वो भी बताया जा सके। केंद्र सरकार का भी तर्क है कि छात्रों को ऐतिहासिक तथ्य जानने चाहिए। सुनिए। हमारे देश पर बहुत लंबे समय तक कभी मुगलों का कभी अंग्रेजों का शासन रहा है, तो इन बुकों में आने वाली पीढ़ी कम से कम याद रखे, पढ़े किस देश में क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है। तो सच को स्वीकार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से गुलामी के चिन्हों को हटाने का काम हुआ है, वहीं पर हमारी पीढ़ी को इस प्रकार का एहसास होना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि कब कब जब हमारा देश गुलाम रहा तो क्या क्या हुआ है, तो पीढ़ी पढ़ेगी। तो इस किताब के एक चैप्टर में छात्रों के लिए एक स्पेशल नोट के जरिए चेतावनी या फिर यूं कहें कि उनके लिए एक मैसेज भी दिया गया है। उसमें लिखा है कि अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को नहीं जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इतिहास जानने के बाद हमारे वर्तमान पर उसका नेगेटिव, नकारात्मक कोई प्रभाव ना पड़े। ये इतिहासकारों से राय ली गई इसके बारे में, तब ये शामिल किया गया है। वो भी सुनते हैं पक्ष। ये एक आफ्टर थॉट है, क्योंकि जब आप पहले ही एक अनाउंस कर देते हैं कि ये क्रूर था, वो बदमाश था, वो मंदिर तोड़ने वाला था, तो आप ऑलरेडी एक इम्प्रेशन बना देते हैं कि आपने वो ऐसा व्यक्ति था। फिर आप एक डिस्क्लेमर के रूप में ये देते हैं कि भाई उसको नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आज के समय में इस तरह की जो प्रस्तुति है वो बहुत ही खतरनाक है। मुगलों ने, चाहे वो अकबर हो, बाबर हो, औरंगज़ेब हो, क्योंकि अकबर का भी नाम लिया गया है,
तो उनमें से अगर किसी ने कोई अत्याचार किए हैं तो उसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता आज के ज़माने में। तो ये असल में कहीं ना कहीं सरकार की एक प्रकार की स्वीकारोक्ति है कि जो उस समय के जो शासकों ने कुछ भी गलत या सही किया तो उससे उसका मतलब जो है बदला लेने की प्रवृत्ति या उसको लेके जो सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो बिगड़ता है। ये पहली बार सरकार ने माना है कि इतिहास के पठन पाठन से ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कम से कम वर्तमान सरकार ने इसको स्वीकार किया है। ये इस मामले में ये चीज़ ज़रूर स्वागत योग्य है और ये एक तरह की एक्सेप्टेंस है, उन्होंने माना है कि भाई ऐसा होता है। तो फिलहाल आज के जो कहेंगे सच कहेंगे कि इस एडिशन में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।